राष्ट्र एवं मानवता की सेवा के गौरवशाली 21 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान के विभिन्न सेवा प्रकल्पों पर आधारित कार्यक्रम पतंजलि सेवा प्रकल्प का विशेष प्रसारण। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी एवं वैदिक संस्कृति के माध्यम से सेवा, साधना एवं संघर्ष द्वारा राष्ट्र एवं मानवता की सेवा के गौरवशाली 21 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान के विभिन्न सेवा प्रकल्पों पर आधारित कार्यक्रम पतंजलि सेवा प्रकल्प के विशेष प्रसारण में कल प्रथम कड़ी में आपने देखा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जहां से मानवता की सेवा में समर्पित पतंजलि संस्थान की नींव रखी गई। इसके साथ ही आपने पतंजलि योग पीठ फेज 1 के सभी सेवा प्रकल्प, पतंजलि योग पीठ फेज 2 स्थित सेवा सदन, शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, संत रविदास लंगर, आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान, वैदिक गुरुकुलम तथा संत कुटीर के साथ साथ पतंजलि औषधि उद्यान के बारे में जाना। आज की कड़ी में विश्व के सबसे बड़े एवं अत्याधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र योग ग्राम, कुदरती व विषमुक्त कृषि एवं पशु संवर्धन के लिए समर्पित संस्थान पतंजलि ग्रामोद्योग के विभिन्न सेवा इकाइयों के साथ साथ पतंजलि गाय के देशी घी की निर्माण इकाई के विभिन्न पहलुओं से आपको परिचित कराएंगे। पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित यह है धरती का स्वर्ग योगग्राम। योग और नेचुरोपैथ का विश्व का ये सबसे बड़ा केंद्र है और स्वर्ग जैसा सुहाना वातावरण है यहाँ। ठीक है, कुछ मानवीय प्रयत्न भी होते हैं यहाँ, सुंदर फव्वारों से लेकर के और पेड़ पौधों से लेकर के, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से लेकर के, बोटिंग से लेकर के, हॉर्स राइडिंग से लेकर के और प्रकृति के सारे दिव्य नज़ारे यहाँ पीछे। अभी तो क्योंकि यद्यपि सूर्योदय हो चुका है, फिर भी पीछे के पहाड़ और जंगल अभी यहाँ बहुत दूर के दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन चारों तरफ यहाँ नदी है, पहाड़ है, जंगल है और दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पर कोई बस्ती नहीं है। हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी, पूज्य आचार्य बाक्षण जी महाराज जी ने पुरुषार्थ करके इसको इतना सुंदर रूप दिया है। ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हो, ये पूरा जंगल आप मेरे इधर दाई तरफ देख रहे हो, फिर इसमें हजारों प्रकार के फूल खिले हैं। जितने भी पाथवे हैं वहाँ सब जगह आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के फूल पत्तियां, हजारों प्रकार के फूल पत्तियां हैं यहाँ पर, सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियां हैं और नीम से लेकर के अलग अलग वनस्पतियों के पेड़ पौधे हैं। और यहाँ आधी बीमारी तो आदमी के आके ठीक हो जाती है और आधी हमारे डॉक्टर नीरज जी ठीक कर देते हैं। डॉक्टर नीरज जी नेचुरोपैथ के फील्ड में पिछले लगभग 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, सैकड़ों पुस्तक लिखी हैं और माने जैसे योगग्राम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योग और प्राकृतिक चिकित्सा का एक हॉलिस्टिक
ट्रीटमेंट का एक सेंटर है। तो उसके पीछे जहां श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का पुरुषार्थ, श्रद्धेय पूज्य हमारे बड़े भाई स्वामी मुक्तानंद जी का अहरनिश तप इसको इतनी खूबसूरती दी है, और ये खूबसूरती का शौक उनको बचपन से है। मुझे याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे स्वामी मुक्तानंद जी और हम, तो हमारे पास में गुरुकुलों में भिक्षावृत्ति और छात्रवृत्ति से ही हम लोग पढ़े हैं। तो हमारे पास में छात्रवृत्ति के यदि 300-500 रुपए हो तो हम लोग खरीदते थे घी, मक्खन, फल, और मुक्तानंद जी खरीदते थे फूलों के बीज। माने उनको उसी समय से शौक है। और इसलिए आप पूरे योगाग्राम को देखेंगे तो इसमें इतनी खूबसूरती है। तो मैं कह रहा था, एक तरफ यहां आते ही आदमी की आधी बीमारी ठीक हो जाती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे पूज्य बलदेव जी महाराज कि भाई स्थान परिवर्तन करने से ही बीमारियां आधी ठीक हो जाती हैं, और उसको हम प्रत्यक्ष रूप से यहां योगाग्राम में देखते हैं कि आधी बीमारियां तो आके ठीक हो जाती हैं। फिर करीब हमारे डॉक्टर नीरज जी और इनके साथ में यहां बहुत सारे डॉक्टरों की, थेरापिस्टों की एक पूरी टीम है। वो सब करीब यहां कुल मिलाकर के 200 से 250 प्रकार का अलग अलग नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट देते हैं। और उसमें जहां योगासन, प्राणायाम, ध्यान, हास्य योग, काउंसलिंग, सत्संग, भजन, कीर्तन, यज्ञ, लोग मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, और जो है इनको बहुत शुद्ध सात्विक आहार दिया जाता है, और कई प्रकार की थेरापियां हैं। वो ट्रीटमेंट के सेंटर की ओर भी आपको ले चलते हैं। यहाँ सुबह से शाम तक अलग अलग तरह के भक्ति संगीत चलते रहते हैं। उसके लिए पूरे कैंपस में इस तरह का साउंड सिस्टम लगाया गया है जो सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, बरसात में चलता रहता है। और करीब 100 एकड़ से ज्यादा का ये बहुत बड़ा परिसर है। जब शुरू में यहाँ पर यह अभियान शुरू हुआ था तो करीब 150 एकड़ जमीन है, और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने जब ये योगाग्राम बनाया तो 70 दिन में इस योगग्राम को बना करके तैयार कर दिया था। आपको इसकी एक छोटी सी यात्रा करवाते हैं और नेचुरोपैथ के इस पूरे ट्रीटमेंट के बारे में आगे विस्तार से बताते हैं। यहाँ बाईं ओर गौशाला और घुड़शाला से लेकर के, और पीछे वीवीआईपी ट्रीटमेंट सेंटर है, और दाहिनी ओर फिर यहाँ करीब 600 से 700 लोगों का ट्रीटमेंट सेंटर है। कुल मिलाकर के वीवीआईपी में करीब 100 से ज़्यादा लोग, और इधर यह जो एक कॉमन ट्रीटमेंट सेंटर है यहाँ करीब 600 लोगों के लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। मैंने जैसे कि कहा था, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने इसको एक स्वर्ग जैसा स्वरूप दिया है। पीछे पहाड़ है, हिमालय है, और राजा जी नेशनल पार्क है। आप यहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, बहुत सुंदर सुंदर डेलिया से लेकर के, गुलदाउदी से लेकर के अलग अलग प्रकार के फूल देख रहे हैं। यहाँ माने काफ़ी बड़े बड़े फूल, माने एक फूल आपकी गोदी में आ जाए, इतने इतने सुंदर फूल हैं। और यहाँ सुबह शाम सब लोग योगाभ्यास करते हैं। योग के साथ साथ यहाँ जैसे मैंने कहा दाहिनी और यज्ञशाला है, इसमें यज्ञ करते हैं। लगभग 150 एकड़ में ये पूरा योगाग्राम बना है। यहाँ योग भवन से लेकर के माने जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिर ट्रीटमेंट के अलग अलग थेरापीज हैं, और फिर योग और नेचुरोपैथ के साथ साथ एक
होलिस्टिक ट्रीटमेंट सेंटर भी हमने एक अलग से बनाया है, जहाँ हमारे भाई श्री कृष्णा शर्मा जी से लेकर के बहन तुलसी जी से लेकर के एक बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम आदरणीय श्री डॉक्टर नीरज जी के साथ में है, जो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराती है। माने करीब 700 रोगियों के आवास की जहाँ यहाँ व्यवस्था है, वहीं करीब वीवीआईपी सेंटर से लेकर के और इधर कॉमन ट्रीटमेंट सेंटर में करीब 700 लोगों की ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। पहले गर्मी में इधर भीड़ रहा करती थी, अब तो सर्दियों में भी पूरे देश से भाई बहन यहाँ आते रहते हैं। और कुछ कुदरत का ऐसा करिश्मा कि इस बार सर्दियों में भी इतना सुंदर वातावरण है, इतनी दिन में धूप खिली रहती है। लोग अक्सर नेचुरोपैथ के ट्रीटमेंट में क्योंकि पानी का, मिट्टी का, इस तरह का बहुत प्रयोग होता है, यद्यपि जो हमारे ट्रीटमेंट वाले जितने भी कक्ष हैं उन सब के अंदर हीटिंग की व्यवस्था की हुई है, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है सर्दी में नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट कैसे ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि मार्च से लेकर के और नवंबर तक यहाँ लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, कई तरह से लोग फिर अप्रोच लगाते हैं, सिफारिश करते हैं। तो इस समय ये करीब दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो महीना है, इस समय लोगों को किसी तरह से कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज रूप से वो आते हैं। कुछ लोग यद्यपि एडवांस बुकिंग भी कराते हैं, लेकिन बिना एडवांस बुकिंग के भी यहाँ अच्छे से व्यवस्था हो जाती है। और जैसे कि मैंने कहा, ये एक जो पूरी व्यवस्था है इसमें अभी दिसंबर और जनवरी के महीने में भी सैकड़ों रोगी, माने अब यहाँ कोई स्थान खाली नहीं है। यद्यपि अभी जो है ट्रीटमेंट की व्यवस्था बढ़ाने से ज़्यादा रोगियों को हम यहाँ लाभ दे पा रहे हैं। तो जो बीमार लोग हैं जिनका कहीं उपचार नहीं हो पाया है, उनसे भी मैं कहूँगा कि एक बार योगाग्राम आकर के नेचुरोपैथ का चिकित्सा का लाभ लीजिए। और जो बीमार होने से बचना चाहते, मैं तो कहता हूँ आप 365 दिन में 7 दिन पतंजलि योगपीठ के लिए जरूर रखिए। या तो योग का कोई कैंप अटेंड कीजिए हमारे साथ जो रेसिडेंशियल होते हैं, या यहाँ योग और नेचुरोपैथ के साथ साथ जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट सेंटर है उसका अलग अलग प्रकार से जो उपचार के उपाय हैं उनका लाभ लेकर के बीमार होने से बचें। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ का जो मुख्य सिद्धांत है वो यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। बीमार व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को निरोगी बनाना और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको रोगी होने से बचाना, उसको और ज़्यादा उपयोगी बनाना, उसके भीतर की शक्तियों को, उसके भीतर के सामर्थ्य को, उसके भीतर के देवत्व को, हर एक मानव के भीतर जो महामानव है, पुरुष में जो महापुरुष है उसको जगाना, हर एक के भीतर ऋषित्व, देवत्व का आधान करना, यही इस हमारी पूरी चिकित्सा पद्धति का और भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का उद्देश्य है। ये योगाग्राम का ट्रीटमेंट सेंटर है। बाईं ओर माँ बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, और दाहिनी ओर बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए। माने यहाँ बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक के लिए ट्रीटमेंट है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि नेचुरोपैथ तो खाली बड़े बुजुर्गों का ट्रीटमेंट है, जो पुराने ख्यालों के लोग हैं उनका ट्रीटमेंट है। लेकिन अब सोच बदल रही है और लोगों को ये महसूस होने लगा है कि जब चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, चाहे वो रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, चाहे क्रॉनिक अस्थमा है, चाहे बहुत भयंकर चमड़ी की बीमारियां हैं, लीवर की, पेट की बीमारियां हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, माने सर्वाइकल स्प्लाइटिस, पेन, स्लेबिडिस, स्ciatica, लोमा स्प्लाइटिस, एंग्लोजिन स्प्लाइटिस, और कईयों को तो ऐसे कुबड़ापन तक हो जाता है। उन रोगियों को हम यहाँ अच्छा करते हैं। नेचुरोपैथ के बारे में 2-3 भ्रांतियां या आग्रह लोगों को है कि नेचुरोपैथ में भूखा रखते हैं। ये जितने भी लोग हैं
आप लोगों को भूखा रखा हुआ है, कुछ पानी पुनी पिलाते हैं? नहीं मैं माने बहुत ज्यादा माल पानी नहीं खिलाते, बहुत ज्यादा माल पानी खा के तो सब मालदार हो ही रखे हैं पहले से। तो इनको यहाँ पर सामान्य सात्विक संतुलित पौष्टिक आहार देते हैं। फिर दूसरी एक अवधारणा की प्राकृतिक चिकित्सा में तो बहुत मोटे लोग होते हैं, उनको जाना चाहिए, वो पतले होके आ जाते हैं। तो मोटे तो पतले होते हैं, ये तो एक ट्रीटमेंट है कि मोटापा का भी ट्रीटमेंट है। उसके अलावा जितने भी रोग हैं, चर्म रोग हैं, थायराइड का रोग है, ब्लड प्रेशर का रोग है, डिप्रेशन का रोग है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, सबका ट्रीटमेंट है। फिर एक दूसरा पेट की बीमारियों का इलाज होता है, ये सच है। एलोपैथी में लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए कोई दवाई नहीं होती है। क्यों डॉक्टर साहब? जी हाँ, बिल्कुल सही। आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथ में, प्राकृतिक चिकित्सा में तो मुख्य रूप से पेट के सब रोगों का इलाज है। क्रोनिक कोलाइटिस, भयंकर जो आंव बन जाती है, पेट इतना खराब हो जाता है कि जो है डाइजेशन काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे समय में जब हमारा पेट, डाइजेशन सिस्टम, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, उस समय भी लाभ होता है। लेकिन ये माने मोटापा और पेट की बीमारियां, ये तो दो रोग हैं, ऐसे सैकड़ों रोगों का, और वो भी असाध्य रोगों का यहाँ पर इलाज करते हैं। करीब मैंने कहा 200 से 250 प्रकार के अलग अलग थेरापीज को हम अप्लाई करते हैं रोगियों के ऊपर। हमारे डॉक्टर नीरज जी के साथ, जो कि हमारे, मैंने कहा, नेचुरोपैथ के देश यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हमारे चिकित्सक हैं, जिन्होंने नेचुरोपैथ के ऊपर सैकड़ों पुस्तकें भी लिखी हैं, और इसके ऊपर एक तरह से निरंतर रोगियों का उपचार करते करते और जो है एक शोध किए। क्योंकि अब नेचुरोपैथ के जो शोध हैं, अनुसंधान है, ये जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में होता है कि आपको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना पड़ता है, पहले एनिमल्स को दवाइयां देनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स और हार्मोन्स होते हैं, उनके क्या क्या डोजेज होते हैं, कैसे कैसे उनके इफेक्ट्स होते हैं। जो एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक आते हैं वो ठीक है उसकी प्रक्रिया, लेकिन नेचुरोपैथ सारी प्रकृति तो स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित है, उसके ऊपर क्या आप ट्रायल करेंगे? इस प्रकृति में कोई विकृति नहीं है, विकृति तो मनुष्य के अविवेकपूर्ण आचरण में है, इसलिए उसको ठीक करते हैं। हमारी डॉक्टर तुलसी है बहन हमारी, ये ऐसी हमारी बहन है जो स्ट्रक्चरल बैलेंस खास करके जब बिगड़ जाता है, एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें भी स्ट्रक्चरल बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ जाता है, उसमें तो लाभ होता ही है। हमने देखा है ऐसे लोगों को जिनमें कुबड़ापन आ जाता है। कुबड़ापन माने किसी का ऐसे कंधा इधर से ऐसे निकल गया, किसी की कमर ऐसे झुक गई, किसी का पूरा स्पाइन का, माने बेसिकली तो ये स्पाइन से ही रिलेटेड है, और रीढ़ की हड्डी से, सुषुम्ना से तो सारा नाड़ी तंत्र 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं, अष्ट चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार, अष्ट चक्र, नौद्वार, और पंच प्राण, पंच कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर, और इसमें मैंने कहा 72,72,10,201 नस नाड़ियां, ये बड़ी अद्भुत कृति है मनुष्य का जो शरीर है। हम बार बार कहते हैं कि मनुष्य इस धरती पर भगवान का ही प्रतिरूप है। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वोच्च रचना है, सर्वोत्कृष्ट रचना है। अब इसमें किसी भी प्रकार की विकृति आ जाती है तो योग, नेचुरोपैथ, फिर मैंने कहा स्ट्रक्चरल बैलेंस, और उस तरह से बॉडी बैलेंसिंग के लिए और एक पूरा ट्रीटमेंट सेक्शन भी हमने अलग से बनाया है, होलिस्टिक सेंटर। तो अलग अलग प्रकार के, कितने प्रकार की ट्रीटमेंट की व्यवस्था है डॉक्टर नीरज जी यहाँ पर करीब सारा मिलाकर 250 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हाइड्रोथेरेपी है, जल चिकित्सा की कम से कम 100-125 व्यवस्था है। हाइड्रोथेरेपी में क्या करते हैं ऐसे 100-125? मड हाइड्रोथेरेपी के बहुत सारे टेक्निक हैं, जिसमें स्टीम बाथ है, साउना बाथ है, सर्कुलर बाथ है, जेट स्पिरिट स्पाइनल बाथ है, इस प्रकार से आपके व्हील पूल बाथ है, मड कंप्रेस है, हॉट कोल्ड कंप्रेस है, डिफरेंट टेक्निक जो है, बहुत सारे टेक्निक है जिसको हम ठंडा गर्म पानी से भी बहुत ज्यादा सिकाई करते हैं आप। बहुत वो मुख्य हमारा जो है ना
चिकित्सा का आधार रूप है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में सर्कुलेशन जो है व्यवस्थित रहेगा तो हम स्वस्थ रहते हैं। एक सीधा सा डायग्नोसिस है कि कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी पीड़ा होती है, कहीं भी कोई तकलीफ होती है, तो उसका मुख्य कारण है कि सर्कुलेशन का डिस्टर्ब हो जाना, फ्लो का डिस्टर्ब हो जाना। जहां फ्लो होगा वहां ग्लो होगा, तो उस नो ग्लो ऑब्स्ट्रक्शन बीमारी वही जो है आपको चेहरे का तेज है, चेहरे का ओज है, ग्लो है, इसलिए कि सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जैसे आपने जो है पूरे विश्व में जो कपालभाति क्रिया दी है, उससे लोगों का चेहरा इतना आभामंडित होता है, प्रभावमंडित होता है। ये एक अद्भुत आपने प्रयोग दिया। वायु चिकित्सा का हम काम में लेते हैं, एरोथेरेपी, प्राण चिकित्सा, तो उसमें भी अभ्यंतर प्रयोग कराते हैं, बाह्य प्रयोग कराते हैं। बाह्य प्रयोग की दृष्टि से जो है अलग अलग प्रकार से जो हम जो है स्नान कराते हैं, वायु स्नान। फिर उसी प्रकार से जो है आपके मड थेरेपी में फुल मड बांट देते हैं, मड पुल का प्रयोग करते हैं। मड पुल में हम रोगी को स्नान कराते हैं, उसमें मालिश करते हैं, फिर प्राणायाम कराते हैं, फिर उसके बाद मालिश करते हैं, फिर नहलाते हैं। इससे जो है मिट्टी के लेप आदि भी कई तरह से लगाते हैं, खासकर पेट के ऊपर भी काफी लेप पेट पर लगाते हैं, घुटनों में, माथे पर, जहां भी जिस प्रकार का रोग है। इससे तो कहते हैं घाव भी भर जाते हैं मिट्टी का लेप करने से। बहुत मतलब दी बेस्ट एंटीबायोटिक है ये। अपने गांव में आज भी जो हाथ कौन से ऐसे जीव होते हैं मिट्टी के अंदर? ऐसे तो कहते हैं एक ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको माइक्रोबायोटिक्स कहते हैं। और इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए, डॉक्टर अब्राहम सेलमन वाक्समैन, उन्होंने इस पर रिसर्च किया और देखा कि भाई ये विचित्र प्रकार के माइक्रोबायोटिक्स हैं, जो कभी फंगस की तरह आचरण करते हैं, कभी बैक्टीरिया की तरह आचरण करते हैं। इसलिए उसका नाम ही बदल दिया, उन्होंने नाम रखा एक्टिनोमाइसिटेस। न कुछ तो हानिकारक जीव होते हैं जी, और कुछ इसमें जो हमें आरोग्य देने वाले जीव होते हैं। तो वो हानिकारक जीव उसमें मिट्टी में ना हो, आप उसके लिए क्या करते हैं? आप जिस ट्रीटमेंट दे रहे हो स्वामी जी, हम क्या करते हैं कि मिट्टी को हम लाते हैं अच्छी तरह, उसको सुखा करके, माने गंदी जगह से मिट्टी नहीं साफ सुथरी जगह चाहिए, फिर उसको छाना जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको जो है सूर्य की रश्मियों से और सही जगह जिसको लाया गया, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है, हल्की चिकनी मिट्टी होती है। वैसे तो उसमें सैंड, क्ले एंड सिल्ट, ये 3 तत्व होते हैं। तो देखते हैं कि उसका प्रोपोर्शन कैसा है। तो जैसे मतलब क्ले वाला का चयन करते हैं। जी हाँ, क्ले वाली जो मिट्टी होती है तो उसको स्नान वगैरह करने में, पट्टी बनाने में, तो लोगों को सुंदर भी तो बनाते हैं स्नान करा के। बिल्कुल, वही तो मड पुल, स्विमिंग मड पुल। और ये हिंदुस्तान में आप अपने यहाँ पर हमने ये किया है, इंट्रोड्यूस किया है, और बहुत ही शानदार ढंग से। तो उसमें रोगियों को जो है हम स्नान कराते हैं, उसी में मालिश करते हैं, मड मसाज करते हैं। पानी की चिकित्सा हो गई, हवा की, वायु की, प्राण की चिकित्सा होगी, मिट्टी की चिकित्सा हो गई, और ऐसे और किसकी कराते हैं? सनबाथ देते हैं। सनबाथ के भी बहुत सन वैसे बहुत अच्छा आता है अभी। जी, बहुत दिसंबर जनवरी में भी इतना बढ़िया सूर्य उदय हो रहा है, और ये अश्वगंधा भी लगा हुआ है। अश्वगंधा भी बड़ा जबरदस्त है। जी हाँ, इसका पत्ता खाने से वजन घटता है, और इसकी जड़ का पाउडर खाने से, अश्वगंधा चूर्ण जिसको कहते हैं, उससे वजन बढ़ता है। खैर, यहाँ बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां भी लगी हैं, पेड़ पौधे तो इतने लगे हैं, और ये अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट सेंटर भी तो है, जैसे पंचकर्म का शिरोधारा, सारा जो है अलग चिकित्सा होगी, एक्यूप्रेशर चिकित्सा हो गई, कोलन हाइड्रोथेरेपी है जो अपने ढंग का। कोलन हाइड्रोथेरेपी क्या है? कोलन हाइड्रोथेरेपी स्वामी जी, नीचे का जो हिस्सा होता है पूरा उसकी धुलाई, एक प्रकार से इरिगेशन हो जाता है, तो उसमें सीधे जो एनिमा देते हैं, और इसमें क्या अंतर है? एनिमा और इसमें ये अंतर है कि एनिमा से सिर्फ नीचे के हिस्से की सफाई होती है, रेक्टम की, लेकिन उसमें जो कोलन का हिस्सा भी जो ना अच्छी तरह साफ हो जाता है। इसलिए जो है वो बहुत, और जो भी पैथोजेंस होते हैं, जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं, उनका काफी जो है विनाश हो जाता है। इस दृष्टि से जो है ये काफी उपयोगी होता है। तो योग के साथ जिनको जरूरी है जी, उसको योग और नेचुरोपैथ के साथ में पंचकर्म की चिकित्सा, षटकर्म तो योग में है ही पूरा का पूरा शुद्धि के लिए। इसका जल नीति, सूत्र नीति रोज कराते हैं। जी हाँ, सूत्र नीति, जल नीति, कुंजल क्रिया, संघ प्रक्षालन सप्ताह में 2 दिन कराते हैं, लेकिन सबको 2 दिन नहीं कराते हैं, सप्ताह में एक बार बस 2 दिन कराते हैं, लेकिन वो क्या नाम है, वो हमने रखा है कि 2-3 महीने के अंतर से ही करें। वो क्योंकि उससे जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसकी भी कमी हो सकती है यदि हम बराबर बार तो नहीं करते, वो तो 3 महीने में एक बार, स्वस्थ व्यक्ति को भी 6 महीने में, साल भर में एक बार कर लेना चाहिए। तो इस तरह से तो इसमें आप देखते हैं कि आपके पास तो जो रोगी आते हैं उसमें किन किन रोगों में ज्यादा आप लाभ देखते हैं नेचुरोपैथ का? स्वामी जी, डायबिटीज का तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट आता है। अच्छा, विदिन 7 डेज हमने देखा है कई लोगों को 50-100 यूनिट इंसुलिन लेने वालों का इंसुलिन बिल्कुल खत्म होने लग जाता है।
डायबिटीज में बहुत अच्छा बहुत, इसलिए योग हमें में भी हमने देखा है कि जैसे हम उनको योग करवाते हैं और जो है और कोई अतिरिक्त ट्रीटमेंट नहीं देते, खाली उनको खीरा करेला टमाटर आदि का जूस पिला दिया, खान पान पर कंट्रोल किया, गिलोय आदि का काढ़ा पिला दिया, उससे भी फायदा हो जाता है। यहाँ पर भी 7 दिन में लोगों का इंसुलिन दवाइयाँ सब बंद। 7 दिन में बहुत ही चमत्कार अच्छा, लगा। ये कई पेशेंट यहाँ आते कहते हैं सब दवाइयाँ बंद कर देते हैं या थोड़ी बहुत कोई जरूरत है? ऐसा हम नहीं करते हैं। हाँ। हम पहले देखते हैं, सारा हमारे पास लेबोरेटरी है, उससे हम जांच करवाते हैं। कोई भी तो जैसे शुगर कंट्रोल आ गया तो शुगर की दवाई शुगर दवा बंद कर दिया, कोलेस्ट्रॉल की ये हो गया तो फिर कंट्रोल आ गया तो फिर बीपी की दवाई बंद कर दी। बिल्कुल इसी प्रकार से करते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, वहां तो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की सब दवाइयां जाते ही बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है स्वामी जी। हम बिल्कुल पूरा साइंटिफिक आधार पर जो हम सारा जो है ये करते हैं, धीरे धीरे नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं, फिर नियोजित करते हैं अच्छी तरह से। तो डायबिटीज में जबरदस्त फायदा है। ब्लड प्रेशर में क्या है? ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा रिजल्ट है स्वामी जी। आर्थराइटिस के रोगियों को बहुत अच्छा लाभ मिल ब्लड जाता है। प्रेशर में तो पहले ही दिन से प्राणायाम करो, थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा लो, लौकी का जूस पियो, तो मैंने देखा 99% लोगों की पहले ही दिन से दवाई बंद हो जाती है। बिल्कुल सही है। और डिप्रेशन में? डिप्रेशन में बहुत अच्छा, अभी कम से कम 50 रोगी है डिप्रेशन और ओसीडी के रोगी हैं। अच्छा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव साइकोन्यूरोसिस के। हाँ। और उनको जो है, क्योंकि हम सुबह स्वामी जी यहाँ जो आपके कृपा से और आपके जो आशीष से बाद से यहाँ एक अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन के रूपांतरण का विज्ञान जो है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक लोगों को जो ग्रुप काउंसलिंग हम करते हैं, चाहे उनको सारी चीजें बताते हैं, तो उससे बहुत मतलब कि कमाल का लाभ मिलता है। डिप्रेशन में और माइग्रेन पेन में, सीजोफ्रेनिया में, जो भी अवसाद के रोग हैं, अनिद्रा में कितना लाभ मिलता है? अनिद्रा में बहुत अच्छा रिजल्ट है स्वामी जी। आप कुछ खिलाते भी तो है, अंजीर, मुनक्का? जी हाँ, इसका हम काढ़ा देते हैं स्पेशल। जिससे क्या होता है स्वामी जी, इसका पूरा साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है कि हमारे दिमाग में उससे सेरोटोनिन जो गुड हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन से, मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है, वो उसको रेगुलेट कर देता है। क्योंकि उसके साथ हम मुनक्का देते हैं, किशमिश देते हैं, खजूर देते हैं और दूध मिला करके। तो दूध का जो ट्रिप्टोफैन होता है वो सीधे दिमाग, वही रॉ मटेरियल है सेरोटोनिन का, लेकिन वो सीधे दिमाग में नहीं जा सकता क्योंकि दिमाग में ब्रेन बैरियर होता है। तो उसको पार करने के लिए जब ये देते हैं तो इंसुलिन, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि उसके साथ बंद करके और सीधे पहुंचा देता है दिमाग में, और फिर आदमी बहुत अच्छा सुखद नींद सोता है और बड़े आनंद के साथ बड़ी अनिद्रा के, डिप्रेशन के रोगियों को आप टमाटर का वो सूप भी तो बहुत पिलाते हैं? जी हाँ, टमाटर के सूप, टमाटर उबाल करके, अलग अलग सब्जियों के, दाल का भी सूप पिलाते हैं, मूंग की दाल छिलके वाली है जी, पतली सी पिलाते हैं। उससे क्या फायदा होता है? उससे स्वामी जी एक नरिशमेंट होता है, पूरा पोषण मिल जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन तो काफी मात्रा मिल ही जाता है, साथ ही साथ उसके जो मिनरल्स है वो काफी जो है रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद और शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। ऐसे दाल हम देते हैं तो उतना लाभ नहीं करेगा, लेकिन सूप बनाकर सबको हैवी प्रोटीन तो डाइजेस्ट भी नहीं होता ना। जी हाँ, तो पचने में सुपाच्य हो जाता है। तो टमाटर वाला सूप जो ये तो बहुत पिलाते हो आप, टमाटर के तो इतने गुण गाते हो, धरती क्या आपका बस चले तो आप टमाटर जो है ना, इसमें इतनी महंगाई लाओगे आप तो। मैंने टमाटर जो है आप खुद भी तो रोज कितने टमाटर खाते हो? मैं रोज स्वामी 20 साल से मैं टमाटर, सुबह नाश्ता मेरा टमाटर ही होता है। और मेरा सबसे बड़ा, कैसे लेते हो उसको? 4-5 टमाटर उबाल करके और उसको जो है, जैसे समय नहीं मिलता है तो मैं तो उसको पिसवा करके और उसको पी जाता हूँ उबाल करके। हाँ, बिना नमक के, बिना उसके। उबालते क्यों, कच्चा क्यों नहीं खाते? इसलिए स्वामी जी की उसमें जो लाइकोपिन जो तत्व होता है वो मुख्य तत्व है, जो उसका लाल रंग है, लाइकोपिन और ल्यूटेन। कच्चा खाने से क्या होता है कि वो इसके साथ वो डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं, ये जो फाइबर्स होता है ना उसके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए तो शरीर उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। उबालने से कम 20-25 मिनट उबालने से वो क्या होता है कि फाइबर बॉन्ड जो है टूट जाता है, तो शरीर उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है। तो आप जो खान पान में मुख्य रूप से क्या करवाते हो? खान पान में स्वामी जी यहाँ आने पर एक तो हम फास्टिंग को हम रहता है कि नींबू पानी शहद पर रख दिया। करीब मैंने 7 दिन 9 दिन तक प्रयोग किए, गुरुजी ने भी प्रयोग किए। 7 नींबू और शहद ले लो तो भूख नहीं लगती है स्वामी जी। क्योंकि और उससे जो शरीर के टॉक्सिन्स वो बाहर हो जाते हैं, टॉक्सिन बाहर हो जाते हैं। यहाँ इतना सुंदर वातावरण है, ये बीच का भाग है जहाँ हम पहुंच गए अभी योगा ग्राम में। इतने बढ़िया बढ़िया फूल खिले, ये 12 महीने ऐसे खिलते रहते हैं अलग अलग। जी हाँ, और ये स्वामी जी विश्व के लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई पूरे विश्व में इतने प्रकार के फूल हमने देखे ही नहीं, जितने प्रकार के यहाँ पर फूलों की जो वैरायटी है। ये स्वामी जी, ये भी एक आपके ट्रीटमेंट का ही हिस्सा होगा। प्रकृति है ना, बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति से विकृति दूर होती है। आपके बेर भी बहुत बढ़िया लगे। जी हाँ, खूब बेर, या मैंने सुना है बड़े छोटे छोटे से लेकर मोटे मोटे बेर लगते हैं, सेब जैसे एकदम जो है। इतना सुंदर दृश्य देख देख के भी क्यों भाई
योगग्राम देख के कैसे लगा? तो आधी बीमारी तो देख के ही दूर हो जाती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आधा है। इलाज डॉक्टर साहब के बोलने से ही हो जाता अच्छा, आधा इलाज देख करके, आधा इलाज डॉक्टर की बोल के, बाकी तो फिर वो बाकी मिलता है एक्स्ट्रा में। हम तो पहली बार आए हैं, दिल्ली से आए हैं। हमने तो आपका प्रोग्राम देखते थे और ये जगह घूमने क्या जाना है, योग ग्राम में आनंद लें, अपने स्वास्थ्य लाभ उठाएं, यही हमारा इच्छा थी। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं हमारे। बहुत तारीफ इतने सुनी अच्छे, है। इसलिए तो इनको हमने जो है अपने हृदय में अपना लिया है। दिल्ली में बहुत तारीफ सुनी है हमने, बहुत लोग गुणगान करते हैं आप लोगों का। इतने पेड़ पौधे, इतने फूल पत्तियां, ये सब देखे कभी आपने लाइफ नहीं, में? हमने बहुत नहीं सुंदर। देखा। बहुत अच्छा। तो रोगी बहुत खुश हैं यहाँ आकर के। कानून स्वामी जी 95% लोगों को लाभ मिलता है। कितने हजारों प्रकार के शायद ये हाँ। तो जो है फूल पत्तियां, हजारों प्रकार के। रिजल्ट मतलब सब बीमारी में एवरेज, जी हाँ, माने ब्लड प्रेशर, शुगर, अर्थराइटिस में बहुत फायदा है, बहुत बहुत अच्छा आर्थराइटिस है। स्किन डिजीज में, जी हाँ, स्किन डिजीज में बहुत अच्छा है। लिवर की बीमारियों में, लीवर स्वामी जी अभी कम से कम 5-6 सिरोसिस के रोगी हैं। लिवर सिरोसिस जी हाँ, और उन्हें बहुत अच्छा जो है मतलब कि लाभ में। आपने कहा ना कि सिर्फ मोटापा के लिए केंद्र नहीं है, बल्कि जितने भी मोटापा, कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं ठीक है मोटापा है, पेट ज्यादा खराब है, गैस बनती है, तो चलो नेचुरोपैथ में आते हैं कि भाई इतना खा पी करके सारा पेट का जो है हमने। और यहाँ पर स्वामी जी वही लोग आते हैं जो सारी जगह से दुनिया से निराश हो चुके होते हैं, कोई विकल्प नहीं है, तो चलो भाई नेचुरोपैथी अपनाते हैं। फिर भी नेचर जो है बहुत अच्छी सहायता करती है और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान करती है और बड़े स्वस्थ होकर आनंदित होकर के लोग जाते हैं। खान पान में क्या क्या करते हैं मुख्य रूप से? खान पान में स्वामी जी मुख्य जो है वही आहार, विहार, विचार, व्यवहार, संस्कार को चेंज करना। ठीक बात है। 4-5 चीजें हम इस पर ज्यादा हमारा बल होता है। मूल तो आहार और विचार ही है। जी हाँ। जैसा आहार होगा जी। वैसा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा, जी, बिल्कुल। और जैसा विचार होगा वैसा हमारा कैरेक्टर होगा। क्या नाम है बेटा? उपासना। क्या सुंदर नाम है बेटा आपका। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए? हाँ जी। तो दिल्ली से काफी लोग आए हुए हैं अभी। हाँ। तो अभी क्या सर्दियों की छुट्टी क्या कर रहे हो? जॉब करती हूँ मैं। जॉब करते हैं। हाँ जी। तो तुम्हें तो कोई बीमारी तो लगती नहीं? हाँ, ऐसे मैं आई हूँ यहाँ पर जनरल डिटॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन आज एक बड़ा यूथ में भी ये चल रहा है कि भाई हम लोग अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो इतने हवा से इतना पोल्यूशन जाता है, मिट्टी, पानी, एयर, वाटर, सोयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और घी, तेल जो भी खाते हैं उसमें एडल्टेशन, और चारों तरफ इतना प्रदूषण है। तो बच्चे कहते हैं अभी डिटॉक्सिफिकेशन करना है बॉडी का। हाँ जी। तो यहाँ कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गया, चौथा दिन है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का खाना, सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, हमेशा टेंशन में था दिमाग मेरा। यहाँ आकर सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो बहुत बेटी खुश हूँ। उपासना, नाम भी इसका उपासना, और यहाँ आकर के योग की उपासना और प्रकृति की साधना करी तो बड़ी खुश है। ये तो हमने ऐसे रोगियों से पूछे हैं तो कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ आता है। क्या करते डॉक्टर साहब? मैं डिटॉक्सिफिकेशन की बात कही थी ना। हाँ। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो ऐसे बम्बई, दिल्ली जैसे शहरों में लोग रहते हैं, जो मैं मानता हूं कि भाई परमात्मा ने शायद अभिशाप दे रखा है किसी नगर में तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं बताता हूं कि डिटॉक्सिफाइंग फूड जो है ना, अब जैसे टमाटर उबला हुआ ना स्वामी जी, ये बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे सुंदर सुंदर फूल तो एक एक फूल देखेंगे स्वामी जी, क्या यानी लोगों को आमंत्रित करते हैं आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। और इतने सुंदर ढंग से जो है आप डिटॉक्सिफिकेशन के के बारे में? लिए ये स्वामी जितने भी शहर है ना, अब वहां पर खास करके अब लोगों को पता भी नहीं चलता है, और उन हवाओं में कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, उसके जो आयोनिक फॉर्म है वो घुला रहता है, और वो हमारे शरीर में जाकर के सांसों की तरह, तो उसको ठीक करने के लिए टमाटर बहुत अद्भुत काम करता है। अच्छा अच्छा। टमाटर उबाल कर लेते हैं तो उसको कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है, एकदम उससे बंद करके जो है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो ऐसे लोगों को हम ये कहते हैं कि भाई रोज 5 खूब लाल टमाटर खाया करें और सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करें। वैसे तो आयुर्वेद का भी सिद्धांत है, बिनापि औषधि ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीन से भेषजानाम सतैरपि। बोले आप खाना ठीक कर लो तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और यदि आपका खाना ठीक नहीं है तो चाहे आप लाख दवा कर लो तो भी आप ठीक होने वाले नहीं। जी हाँ, ऐसा एक सूत्र और है, पथ्य सति गदातस्य किमोसन निस्वनी, पथ्य अस्ति गदातस्य किमोसन निस्वनी। तो एक ही सिद्धांत है कि भाई आहार से तो मैंने कहा ना हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, और विचार से हमारा पूरा कैरेक्टर तैयार होता बिल्कुल सही है, और है। उसके द्वारा जो पूरे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आहार भी जाकर के केमिकल के शेप में डिफरेंट जो है मिनरल्स
जी हाँ, बिल्कुल। अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूट्रिशंस है, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, वो हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं जाकर के। न्यूरोमीटर्स है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, आपके एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, ये सारे जो है उसी से बनता है। आहार तो हमारा फिजिकल बॉडी का पूरा रॉ मटेरियल है ना। जी हाँ, इसलिए स्वामी जी मैं बोलता हूँ कि जैसा रॉ मटेरियल डालोगे वैसा प्रोडक्शन होगा। रॉ मटेरियल में इंफीरियर क्वालिटी डालोगे, इंफीरियर प्रोडक्शन होगा। सुपीरियर क्वालिटी डालोगे, सुपीरियर बनेगा। उसी से रस, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि उसी से तो निर्माण होता है। स्वामी जी सब आपके आदर्श के अनुरूप यहाँ पर काम हो रहा है। आप जो सोचते हैं, आपका जो भी चिंतन है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए, जो आप एक प्रकार से आपका जो सार्वभौम चिंतन है, और इस पद्धति को सार्वभौम बनाने में मैं कह रहा हूं प्राकृतिक चिकित्सा को भी आपने विश्व स्तर पर जो आपने ये किया है, इसके लिए तो कई प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा कृतज्ञ रहेगी कि इस पद्धति को आपने जो है इतने लोगों तक पहुंचाया है विभिन्न माध्यमों के द्वारा। तो ये योगाग्राम का भोजनालय है। लोगों को ऐसा लगता है योगाग्राम में तो भोजन ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा शुद्ध, सात्विक, पौष्टिक, संतुलित, साइंटिफिक फूड मिलता है आपको। डिटॉक्सिफाइंग फूड। और काफी बड़ा है। अब तो इसमें एक साथ जो है कई सौ लोग भोजन कर सकते हैं। जी, पहले छोटा था, अभी बीच में मैंने देखा है आपने ये दीवार हटा करके इसको दीर्घ कर दिया। ये दाहिनी और योगाग्राम का प्रशासनिक भवन है। यहाँ रोगी आते हैं, अपना पंजीकरण कराते हैं और वैद्यों से चिकित्सा परामर्श भी लेते हैं, और उसके बाद में जैसे जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप उसका ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है। कम से कम यहाँ रहने की अवधि कितनी होती है डॉक्टर साहब? कम से कम 7 दिन स्वामी जी। 7 दिन कम से कम अवधि होती है। और कई लोग तो 1-1 महीना, 1.5 महीना तक रुकते हैं, 2-2 महीने जिनको आवश्यकता होती हाँ। है तो वो 1-1, 1.5 महीना भी रुक जाते हैं। इसकी एक खासियत देखिए स्वामी जी, लोग आते हैं 3 दिन पर दुखी रहते हैं, फिर उसके बाद जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, और जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं कि डॉक्टर साहब पहले समय नहीं है। 2-3 दिन उनको ऐसा लगता है अरे भाई यहाँ तो बड़ी बंदिश है। बंदिश कुछ नहीं है, माने वो जो पहले उनकी अस्त व्यस्त जो जीवन शैली थी, जो एकदम अकर्मण्यता लाइफ में, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, कोई लाइफ में प्रिंसिपल नहीं, ठीक है बस उठ गए जब मर्जी आई, सो गए जब मर्जी आई, जो आया वो खा लिया, इस तरह से जो लोगों का मानस रहता है। तो यहाँ करके उनको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी पड़ती है, तो शुरू में जो है उनको थोड़ी तकलीफ होती होगी, फिर उसमें बहुत आनंद आता है उनको। तो यहाँ सुबह योग करवाया जाता है बाईं तरफ। ऐसे ही एक और बड़ा योग भवन यहाँ और बन रहा है इसके बराबर में। उसके लिए इंतहा भी पड़ी हुई है, वो अभी 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत सब फास्ट होते हैं। और ये पीछे सारा आवासीय परिसर देख रहे हैं, करीब यहाँ 700 रोगियों की, और उनके जो उपचार देने वाले उपचारक हैं, थेरापिस्ट हैं, वैद्य हैं, और अलग अलग प्रकार की स्वच्छता से लेकर के विभिन्न सेवाओं में जो लगे हुए लोग हैं। करीब 1000 लोग योगाग्राम में रहते हैं। और हमारे डॉक्टर नीरज जी के सानिध्य में, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी के मार्गदर्शन में, और श्रद्धेय आचार्य भाट सिंह जी के तप से, ये जैसे योग के क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ विश्व का प्रथम कोटि का संस्थान है, नंबर 1। आयुर्वेद के क्षेत्र में दिव्य फार्मेसी, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो ये सारी गतिविधि चल रही है, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में के संदर्भ में जैसे पतंजलि योगपीठ प्रथम कोटि का संस्थान है, गौशाला भी प्रथम कोटि की, और आगे तो हमारा संकल्प है कि देश की लाखों करोड़ों गायों की नस्लों का सुधार किया जाए। ऐसे ही ये योगाग्राम भी विश्व का प्रथम कोटि का प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है, और उसको बहुत गौरव दिया है हमारे डॉक्टर नीरज जी ने। सब आपका आशीर्वाद स्वामी जी, सब आपका प्रेम आशीर्वाद जो मिलता है ना, वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारी शक्ति है, जिससे जो है सारा जो है संस्थान इस प्रकार से विकास के आकाश को छूता है। डॉक्टर साहब ऐसे ही रोगियों की खूब सेवा करते रहिए। और जो लोग अभी तक योगाग्राम नहीं आए हैं, मैं उनसे कहूंगा दिसंबर जनवरी में तो आपको ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने की एडवांस में जरूरत नहीं है, वैसे ही करवा लें तो अच्छा है। दिसंबर जनवरी में आपको भीड़ कम मिलेगी, लेकिन बाकी दिनों में फरवरी के बाद से जब भी आप आएंगे तो कम से कम 1-2 महीना पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। अभी भी स्वामी जी 300 रोगी हैं,
दिसंबर का ये जनवरी शुरू होने वाला है। 2-3 रोगी नहीं मिलते थे। 2-3 रोगी प्राय में उत्तर भारत में जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होते थे, सर्दी में वहां 2-3 रोगी भी ढूंढने से नहीं मिला करते थे। यहाँ 300 से ज्यादा रोगी अभी रह रहे हैं और अभी लोगों को पता नहीं है कि इतना एकोमोडेशन यहाँ बढ़ गया है। तो अगले साल से मुझे लगता है सर्दी गर्मी 6 ऋतुओं में योगाग्राम रोगियों की सेवा करने में पूरा तत्पर रहेगा। हाँ, मैं ये बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपको असुविधा ना हो, खास करके फरवरी के से लेकर के और नवंबर तक तो आपको एडवांस बुकिंग करके यहाँ पर आना चाहिए। और उसको पहले आप लोग बुकिंग का क्या प्रोसीजर है यहाँ? बुकिंग स्वामी जी इंटरनेट के द्वारा सारा हो जाता है और उसमें किसको आना है किसको नहीं आना उसको वो सारा उसको कैसे चयन करते पूरा जो स्क्रीनिंग करते हैं हमारे डॉक्टर जो है बैठ करके कि भाई किस रोगी को लाना है, किस रोगी को बुलाना है। जो बहुत टिपिकल केस होता है तो उसको जो है मना भी कर देते हैं। जैसे किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर की कैंसर की एडवांस स्टेज है। प्रारंभिक स्थिति में तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ठीक बात है। तो ये जो है ना, ये देख करके फिर जो है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज है डॉक्टर साहब, हम रोगी को रोगी नहीं मानते, हेल्थ सीकर मानते हैं, स्वास्थ्य साधक है। तो सभी साधना कर रहे हैं, स्वास्थ्य साधक हैं, सब भगवान ही के तो मूर्त रूप हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमय न प्रणश्यति वासुदेवः सर्वम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैहुद विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत। हम तो एक ही सच्चिदानंद भगवान को सब में देखते हैं और नर को नारायण मान करके उसकी सेवा करते हैं। अभी हम आपको ले आए हैं पतंजलि की देसी गायों की गौशाला में। गौ सेवा और इसके साथ कुदरती खेती और दूसरे ग्रामीण भारत के आर्थिक स्वावलंबन और समृद्धि के लिए विभिन्न प्रकल्प यहां पर हम चला रहे हैं। यहां आप गायों को आनंद करते हुए मस्ती से नाचते हुए देख रहे हैं और ये देसी नस्ल के सब गाय हैं। इसके अंदर राठी है, साहिवाल है और थारपारकर नस्ल की गायें हैं, हरियाणवी नस्ल की गायें हैं। और इन सब गायों की तंदुरुस्ती देख करके, इनकी शक्ति स्फूर्ति देख करके आपको भी ईर्ष्या हो रही होगी कि काश ऐसी गायें हमारे घर में भी होती। और इन गायों का दूध पीते हैं हमारे आचार्य कुलम के बच्चे, वैदिक गुरुकुलम के बच्चे। और ये जो गाय हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें आपको कि करीब 20 से 25 किलो दूध तक, माने 15, 20 और 25 किलो दूध देने वाली भी गायें इनके अंदर हैं। आप देख रहे हैं उधर सामने एक गाय है, उसके आप ऊंट को देखते हैं, उसके स्तनों को देखते हैं, चाहे वो लाल रंग की गाय राठी गाय है या ये सफेद रंग की गाय है। ये मेरे बिल्कुल इधर सामने जो गाय खड़ी है, इस गाय को देखिए आप, इनके ऊंट को देखिए, इनके स्तनों को देखिए, इनकी कद काठी को देखिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें हैं और इनको थोड़ा हम गुड़ खिला देते हैं। पतंजलि की ये बहुत बड़ी गौशाला है। करीब 1000 गाय हमारी इन 2 गौशालाओं में है। एक यहाँ पर पतंजलि के बिल्कुल करीब है, एक दूसरी उधर तेलीवाला दूसरा एक गांव है, वहां पर बड़ी गौशाला है। और इन गायों के लिए खास आप देखेंगे कि गद्दे हैं यहाँ पर। देखिए ये
छोटे बछड़े हैं और बछड़े हों या गाय हों, यहाँ पर गद्दों पर आराम करते हैं और इन बछड़ों की भी आप सेहत और तंदुरुस्ती देखिए। और गौशाला में पूरी स्वच्छता रखते हैं। जैसे ही गाय गोबर करती है तुरंत उसको उठाया जाता है, फिर पूरे इस फर्श को पानी से धोया जाता है और बाहर उनके बैठने के लिए मिट्टी होती है और यहाँ उनके लिए खाने के लिए हरे चारे से लेकर के पतंजलि पशु आहार, जो यूरिया रहित पशु आहार है, वो हम अपने पशुओं को भी खिलाते हैं और देश के किसानों को भी हम ये उपलब्ध करवाते हैं। तो ये पूरी की पूरी गौशाला आप देख रहे हैं। आप ऐसे ही आपको नंदीशाला भी दिखाते हैं। आपको पहले हमने गौशाला का दर्शन करवाया, अब ये नंदीशाला है हमारी। इसमें नंदी हैं, इनकी माता किसी की 20, किसी की 25 किलो दूध देती थी और उन्हीं नंदियों से हम गाय नहीं करवाते हैं, क्योंकि गायों की नस्ल खराब होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है अच्छे नंदियों की कमी। और ये जो आप नंदी देख रहे हैं अलग अलग नस्ल के, हमने इसमें एक नियम, एक व्यवस्था रखी हुई है कि गाय को नहीं करवाते हैं। उसमें ध्यान रखते हैं कि उसमें जैसे मनुष्यों के अंदर एक ही खानदान में शादी नहीं करवाते हैं, नहीं तो उसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, नस्ल खराब हो जाती है। ऐसे ही हम ये ध्यान गायों के अंदर भी रखते हैं। एक तो कम दूध देने वाली जो गाय हैं उनके से जो नंदी तैयार होते हैं, सांड तैयार होते हैं, उनसे हम गायों को नया नहीं करवाते। दूसरा, उसमें उनकी पीढ़ियों का ध्यान रखा जाता है, पूरा एक एक गाय का रिकॉर्ड रखा जाता है और इनके वंश की गाय को इन्हीं नंदियों से क्रॉस नहीं करवाया जाता। और उसके बहुत से नियम हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है कि ये जो हमारे नंदी हैं, इनसे ये जिस गाय के बछड़े को नंदी बनाया गया, उसकी कम से कम 3 पीढ़ियों को उस नंदी से हम क्रॉस नहीं होने देते। क्योंकि हमारे पास बहुत से नंदी हैं, इसलिए हम इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से बना पाते हैं। गांवों में गायों की नस्ल इसलिए खराब हुई कि एक नंदी से सारी गायों को क्रॉस करवा दिया गया। जिस गाय के बछड़े को नंदी बनाया गया, उसी गाय की दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी को, और उस गाय को भी 3 साल के बाद उसी गाय के जाए उस नंदी ने उसको क्रॉस कर दिया। और ये एक तो दुराचार हो गया। दूसरा, उससे गायों की नस्ल खराब हो गई। जो गाय 20, 25, 30 किलो, 35, 40, 45 किलो तक दूध दिया करती थी, वो 2, 3 किलो, 5 किलो दूध देने लग गई। हमारी पतंजलि की गायें 15 किलो से लेकर के 25 किलो तक दूध देती हैं। उन गायों के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये है हमारी वो गाय जिसने पहले ब्यात में पहली बार जब इसने बच्चा दिया तो 18 किलो दूध दिया था, और इस बार ये अभी 24 किलो, दूसरे ब्यात में 24 किलो दूध दे रही है। और दोनों ही ब्यात में बछड़ी भी है इस गाय में। तो यह हमारी बहुत ही प्यारी गाय है और बहुत शरीफ गाय है। गाय के बारे में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो लात मारती है। ये कितनी शरीफ गाय है, इसके स्तनों को भी छूते हैं तब भी इसको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और मैंने तो खुद दूध निकाला हुआ है गायों का। कितनी शरीफ गाय है और कितनी खूबसूरत है, देखने में भी सुंदर है। ऐसी नस्ल की हमारी हिंदुस्तान की गाय होंगी तो गोमाता अपने आप बचेगी। ऐसी गायों का दूध पिएंगे तो ये इसके अंदर जो A2 प्रोटीन होता है उस वाला दूध है। फिर इस दूध में सात्विकता है। इस दूध से कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, मोटापा, जोड़ों के दर्द और पेट की बीमारियां, तमाम तरह के रोग नहीं होंगे। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। हमने बचपन से यही गाय का दूध पिया है, दंड बैठक लगाए हैं, आसन प्राणायाम किया है, योग किया है, ध्यान किया है। और हम चाहते हैं कि गाय की ऐसी ही नस्ल सुधार का काम। श्रद्धाचार्य वात्स्यन जी महाराज कुछ
टॉप साइंटिस्टों को लेकर के पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी और डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, ये सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि करीब 3 से 5 हजार गायों की एक बड़ी गौशाला और उसके साथ नंदीशाला बनाएं, जिसमें हम ऐसे 15, 20, 25, 30 किलो दूध देने वाली गायों की नस्लें तैयार कर सकें। और उसके लिए एक ही सूत्र है, अच्छे नंदी लेना, उनका सीमेन कलेक्ट करके कृत्रिम गर्भाधान जो होता है उसके जरिए, अब जैसे आपने हमारे नंदी देखे, उन नंदियों के साथ साथ और भी बहुत से देश में अच्छे अच्छे नंदी हैं, अच्छी सी नस्ल की गायें हैं, उनको बस एक जगह ला करके एक तरह से गायों की एक नर्सरी तैयार हो जाएगी, एक पूरा गायों का एक अनुसंधान केंद्र तैयार हो जाएगा। कुछ प्रयास थोड़े स्तर पर हुए भी, लेकिन जर्सी नस्ल की गायों का सीमेन लेकर के कृत्रिम गर्भाधान करके इस देश की देसी नस्ल की गायों की नस्लें खराब कर दी गई। हमारा ये प्रयास होगा और इस दिशा में हम आगे पुरुषार्थ करेंगे। आने वाले कुछ ही वर्षों में हम देसी जो हमारे नंदी हैं, जिनकी जो मां है वो 15, 20, 25, 30 किलो दूध देती है, उन नंदियों से हिंदुस्तान की जो गौशालाओं में गायें 3, 5, 10 किलो दूध दे रही है, उनको हम क्रॉस करवाएंगे, उनको नई दूध करवाएंगे, तो निश्चित रूप से उस कृत्रिम गर्भाधान के जरिए एक नंदी से ही हजारों गायों को और कुछ नंदियों से लाखों करोड़ों गायों को हम इस कृत्रिम गर्भाधान के जरिए बहुत अच्छा बना सकेंगे, उनकी नस्ल सुधार कर सकेंगे और हम गर्व से कह सकेंगे, गौ माता की जय हो। हम अभी जय तो बोल रहे हैं, लेकिन गौ माता का पालन नहीं हो रहा है, गौ माता की रक्षा नहीं हो रही। ऐसी एक नहीं अनेक गायें हमारे पास में हैं जो 15, 20, 25 किलो दूध देती है। इस गाय का भी आप ऊंद देखिए, इसके स्तनों का आकार देखिए, आप बाईं तरफ देखिए, ये भी करीब 18 से 20 किलो दूध देती है। उसके आगे आप देखिए, वो भी गाय जो है बहुत ही अच्छी नस्ल की है। ऐसी ये तमाम हमारी जो गायें हैं ये बहुत अच्छी नस्ल की हैं और ऐसी अच्छी नस्ल की गायें पूरे हिंदुस्तान में हम बहुत जल्दी तैयार करेंगे। स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान, गांव की आर्थिक समृद्धि का यह है हमारा पतंजलि ग्रामोद्योग का अभियान। और इसी संकल्प के तहत हम यहां गौशाला में गोमूत्र से लेकर के और पंचगव्य साबुन से लेकर के गोमूत्र का अर्क ये सब तैयार करते हैं। पहले इसका नाम हर्बल शुद्धि था, हमने इसका नाम गोनाइल कर दिया है और ये गोनाइल अभी 15 से 20 टन प्रतिदिन यहां पर तैयार हो रहा है। आगे हमारा संकल्प है कि हम 1 लाख टन प्रतिदिन गोमूत्र से ये गोनाइल तैयार कर सके और इसके द्वारा हजारों गौशालाओं को स्वावलंबन दे सकें। पहले हमारे घरों में माताएं बहनें गोमूत्र और गोबर से ही तो चौका लगाया करती थी और घर पवित्र रहा करते थे। आज कोई वास्तु दोष के नाम पर डरा हुआ है, कोई भूत प्रेत के नाम पर डरा हुआ है और कई प्रकार के लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। अपने घर में गोनाइल का पोछा कीजिए, गोनाइल से सफाई कीजिए, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होगा। गोनाइल से पोछा करने पर, गोनाइल से अपने घर की फर्श की सफाई करने पर आपका घर पूरी तरह से पवित्र रहेगा। एयर, वाटर, सोयल सब कुछ प्रदूषित हो गया है और उस दूषित अन्न को खाकर के मनुष्य को एसिड, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, लिवर, किडनी फेलियर और कैंसर जैसे खतरनाक रोग हो रहे हैं। मनुष्य का जेनेटिक स्ट्रक्चर ही और उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर ही खराब हो रहा है। हमने पतंजलि विश्व मुक्त कृषि का अभियान इसीलिए चलाया। आप ये देख रहे हैं कितनी स्वस्थ यहां पर ये मकई है। गौशाला का जो खाद है उसमें कई प्रकार का खाद होता है। एक नेडअप से हम खाद तैयार करते हैं जो आप पीछे देख रहे हैं,
फिर इधर बाईं तरफ जो है हमारे जो पूरा टीन शेड है इसके नीचे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और जो है सलरी का खाद होता है, हम एक संजीवक खाद भी तैयार करते हैं। इस तरह से 4 हमारे मुख्य प्रकार से खाद हम तैयार करते हैं और एक गाय से हम 8 से 10 एकड़ जमीन पर ये विष मुक्त कुदरती खेती कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कुदरती खेती के अंतर्गत गन्ना है। पीछे अलग अलग प्रकार की बहुत तरह की शाक सब्जियां हैं, पालक से लेके मेथी से लेकर के लहसुन प्याज से लेकर के मटर टमाटर से लेकर के गेहूं बाजरा मूंग चावल सब कुछ हम यहाँ पैदा करते हैं। और खास बात यह है कि कुदरती खेती में हमने एक दर्शन के साथ, एक सिद्धांत के साथ कार्य किया, कम लागत ज्यादा उपज हो। आप ये जो मेरे हाथ में गन्ना देख रहे हैं, ये गन्ना जो है हमने उसी कुदरती तरीके से ही तैयार किया हुआ है और ये इतना स्वादिष्ट है। हमारे जैन साहब हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो ये पूरी खेती का काम देखते हैं, सुबह से सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक ये एक मिशनरी की तरह यहां पर काम कर रहे हैं। और हमने देखा है कि खेतों में यदि हम मेहनत करते हैं तो बिना यूरिया और डीएपी के हम अपने खेतों को बचा सकते हैं, खेती को बचा सकते हैं। और जो खेती से अन्न उत्पन्न होता है उसको मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, सुखी जीवन के लिए उपयोग करना चाहता है। लेकिन ना खेत ठीक रहे, खेती गड़बड़ हो गई, किसान दरिद्र हो गए और वो किसान जो अन्न पैदा कर रहे हैं उसको खा करके लोगों की जिंदगी में जहर घुल गया। ये दाएं तरफ स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, इसके पीछे कितने प्रकार के गेहूं की नस्लें लगी हुई है? महाराज जी ये 30 प्रकार की नस्ल लगी हुई है। 30 प्रकार की गेहूं की अलग अलग नस्लें लगी हुई हैं जिनको हम कुदरती तरीके से पैदा करते हैं। ना यूरिया, ना डीएपी, ना कोई फर्टिलाइजर, ना कोई पेस्टिसाइड्स जो जहरों से, केमिकल से, रसायन से बने हुए हैं। पीछे सरसों है, उसकी भी अलग अलग नस्लें हैं। और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये लहसुन है। ये अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां सब यहाँ पर तैयार करते हैं। और आप ये मेरे आगे देख रहे हैं ये फूल गोभी है, उसके आगे पत्ता गोभी है। आपको हम फूल गोभी और पत्ता गोभी भी दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। सब प्रकार की साग सब्जियां, मटर से लेकर के टमाटर से लेकर के गाजर मूली से लेकर के जो भी सैकड़ों प्रकार की साग सब्जियां और जो है गन्ने गेहूं चावल धान से लेकर के हम सब कुछ यहां पैदा कर रहे हैं। और आपको एक खास बात ये बताना चाहते हैं कि अब जैसे गन्ना है, इसका जो स्वाद है वो जो केमिकल वाला गन्ना उसमें कभी नहीं आ सकता। और हम जो साग सब्जियों के जो पत्ते होते हैं इनका भी खाद तैयार करते हैं। वो कैसे करते हैं जैन साहब? जी ये जो सब्जियां होती हैं, पत्ते वगैरह इनका होता है, इनको हम लेयर वाइज लेयर डिकम्पोज करते हैं महाराज जी। बायोगैस स्लरी डाल के, डिकम्पोजर डाल के 6 महीने में बहुत अच्छा खाद तैयार हो जाता है महाराज जी। मैं भी आपसे बात कर रहा था कि लोग यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स डाल करके और सोचते हैं कि इससे हमारी उपज बढ़ जाएगी, हमारी फसल अच्छी होगी, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन लोग यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स जहरीले रसायन केमिकल्स डालते हैं तो भी अपने खेत में 350 से 400 क्विंटल गन्ना पैदा कर पाते हैं 1 एकड़ में। हम हमारे जैन साहब जो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं और कृषि वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये खुद किसान हैं, क्योंकि जो किसान होगा वही सच्चा कृषि वैज्ञानिक हो सकता है। और हमारे जो पहले कृषि करते थे वो तो ऋषि होते थे। तो हमारे जैन साहब यहाँ खेती करते हैं बिना यूरिया डीएपी, बिना किसी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के, बिना किसी जहर के, सब साग सब्जियां और गन्ना 400 से 450 क्विंटल 1 एकड़ में पैदा करते हैं। और उसके साथ साथ चाहिए गाजर हो, गाजर इतनी स्वादिष्ट हैं, मेरे पीछे लगी हुई है गाजर है, मूली है,
शलजम है, मटर है। एक देसी काले रंग की गाजर हुआ करती थी, वो ऐसी मीठी होती थी, इतनी मीठी, और ये मिठास भी पवित्रता लिए हुए, सात्विकता लिए हुए। तो ऐसी गाजर, ऐसी मूली, ऐसी शलजम और इतनी सुंदर मटर, माने जिसमें पूरे दाने, आप देखिए इतने हेल्दी दाने। लोग सोचते हैं केमिकल जहर से पैदा होते, देखो कितना अच्छा है। आप एक एक दाने को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यह कुदरती खेती का कमाल। हम बिना किसी जहर के प्रयोग के, खाली गाय के गोमूत्र से, गोबर से, और उन्हीं से ही हम कीटरक्षक के तौर पर यहां छिड़काव भी करते हैं सब्जियों में। आप देखें कोई कीड़ा आपको लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। गोभी में कीड़े आपको अक्सर मिलेंगे, माने गन्ना से लेकर के गोभी तक सारी साग सब्जी। अब देखिए कितना सुंदर ये फूल है इसका, और जो है इसको माने इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स के तौर पर भी जो लोग प्रयोग करते हैं वो हम कुछ प्रयोग नहीं करते। और ये जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बचपन से कच्ची गोभी खाने में बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपको सच कहता हूं, ऐसा स्वाद केमिकल वाली गोभी में कभी नहीं आ सकता। ये तो बात हुई फूल गोभी की। ये पत्ता गोभी आप देख रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं ये। और इन फूलों को भी जैसे पत्ता गोभी खाते हैं, ऐसे हम नेचुरोपैथ में और ऐसे घरों में भी ऐसे इसका पत्ता खाते हैं। इतना मीठा होता है। लोगों को असली सब्जियों का स्वाद ही नहीं पता। जहरीली शाक सब्जियां खा खा करके तन जहरीले हो गए हैं, मन जहरीले हो गए हैं, विचार जहरीले हो गए हैं। और मैंने कहा यह देश धार्मिक असहिष्णुता नहीं, वैचारिक और राजनीतिक असहिष्णुता का शिकार हो गया है। माने बाहर भी जहर और व्यक्ति के तन मन विचारों में जहर घुल गया है। इसलिए ये विश्व मुक्त कुदरती खेती का हमने अभियान शुरू किया। इससे हमारे खेत बंजर होने से बचेंगे, हमारी खेती ज्यादा होगी, और अच्छा अन्न खा करके हमारे देश के नागरिक स्वस्थ होंगे। और हमारे किसान भाई जो यूरिया डीएपी डाल डाल करके बर्बाद हो रहे हैं, वो किसान भी आत्महत्या करने से बचेंगे। स्वस्थ इंसान और समृद्ध हिंदुस्तान और किसान बनेंगे इस कुदरती खेती के रास्ते पर चल के। ये सामने ग्रामोद्योग के दूसरे भवन हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि के स्वावलंबन के लिए प्रकल्प चल रहे हैं। ये सामने मेरे आप देख रहे हैं मटर है, आंवले के पेड़ है, और पीछे ये आम का बाग है, मेथी है, धनिया है, और यहाँ हल्दी आम के पेड़ के नीचे बो रखी है। माने एक किसान कृषि, गोपालन, डेयरी उद्योग, शाक सब्जियां, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तमाम प्रकार के जिन प्रकल्पों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकता है, खुद स्वस्थ रह सकता है और देश को स्वस्थ रख सकता है, समृद्ध बना सकता है, वो सारा प्रकल्प पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ संचालित हो रहा है। और यहाँ पर हम निरंतर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, जिससे कि जो मॉडल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसको वो अपने खेत में जा करके अप्लाई कर सकें, या उनको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जिससे कि
जैसे खेती यहां हो रही है वैसे वो कुदरती खेती अपने गांव में अपने घर जाकर के कर सके। 5 जनवरी 1995 में पहला ट्रस्ट बना दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और वहां से हमारी ये योग साधना सेवा संघर्ष की पुरुषार्थ की यात्रा प्रारंभ हुई। योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का यह आंदोलन विश्वव्यापी बना। तो सबसे पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, उसके बाद में बना पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, फिर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और उसके बाद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और फिर उसके बाद यह पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास। ये तो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास की बहुत व्यापक गतिविधियां हैं। यहां गौशाला से लेकर के कुदरती खेती से लेकर के ग्रामोद्योग से लेकर के ग्रामीण भारत के आर्थिक स्वावलंबन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकल्प हैं। हमारा संकल्प है स्वस्थ इंसान, समृद्ध हिंदुस्तान, और किसान को समृद्धि मिले और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य मिले, उसके लिए कुदरती खेती, और किसान से जुड़ा हुआ पशु भी स्वस्थ रहे, क्योंकि जब तक पशु स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक किसान समृद्ध नहीं होगा। और खेती जहरीले खादों से बचे। धरती मां है, उसकी कोख में हम जहर ना डालें, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। और उससे फिर जो अन्न पैदा होता है उससे फिर SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, BP, शुगर और लीवर किडनी फेलियर से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के न्यूरो प्रॉब्लम से लेकर के कैंसर जैसे प्राण घातक रोग हो जाते हैं, उनसे बचाने के लिए ये तमाम तरह के प्रकल्प चल रहे हैं। तो उसमें आपको गौशाला के बारे में, कुदरती खेती के अलग अलग प्रकल्पों के बारे में, फिर यहाँ से जो गोनाइल तैयार हो रहा है, गोमूत्र का अर्क तैयार हो रहा है, और विभिन्न ग्रामोद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समग्र विकास, अहिंसक विकास, सात्विक विकास, सबके लिए विकास, सबका विकास, और मनुष्य के लिए विकास और मनुष्य का विकास, ये विकास की व्यापक अवधारणा है हमारी। खैर, आज हम आपको पतंजलि में जो हम गायों को जो ये पशु आहार देते हैं, ग्रामोद्योग न्यास के द्वारा निर्मित दुग्धामृत, गोल्ड, सिल्वर, वैसे डायमंड भी होता है जो ज्यादा दुधारू पशु हैं उनके लिए, ऐसे 3 तरह का। और यूरिया रहित पहली बार ये आहार निकाला। इसमें मिट्टी डाल देते हैं बहुत से लोग, और उसमें मिट्टी में सैंड में मूल भूमिका होती है, कुछ चावल से बने हुए कुछ चीजें होती हैं, जैसे चावल का जो छिलका होता है उसको डाल दिया, उसमें सैंड ही होता है मैक्सिमम। फिर जो चारा डालते हैं पशुओं को, यहाँ जो गौशाला है पीछे, वहां हमने बहुत बड़ा चारा का गोदाम बना हुआ है, भूसा का। हरा चारा तो यहीं से अपने खेतों से पैदा करके देते, और वो भी ऑर्गेनिक होता है। उस चारे को छानने के लिए भी हमने छन्नी लगाई हुई, क्योंकि नहीं तो सैंड जाकर के उनके पशुओं के पेट में इकट्ठा हो जाता है, जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। खैर, तो हम आपको इन सारे प्रकल्पों के बारे में बताएंगे। पशुओं के लिए हमने 32 प्रो से लेकर के गर्भांजलि से लेकर के यकृतामृत, उनके पेट के लिए मल्टीविटामिन, उन पशुओं को जो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है उसके लिए शक्तिधारा, एनर्जी बूस्टर के तौर पर। कई बार जो है पशु की बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, पशु एकदम, जैसे कहते हैं ना, गांव की भाषा में बोलते हैं पशु ठाण में बैठ गया, मतलब पशुओं में ताकत ही नहीं रहती। उसके लिए पतंजलि शक्तिधारा, एनर्जी बूस्टर, फिर ये मल्टीविटामिन और ये समृद्धि, ये हम अपनी गायों को भी देते हैं। इसका 5 किलो का भी पैकिंग है हमारे पास, कोई नहीं, और ये छोटा पैकिंग है। तो जो दुधारू पशु होते हैं उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए। फिर हम यहाँ जो अलग अलग प्रकार के जो खाद तैयार करते हैं, सैलरी वाला खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट है। खास बात यह है कि इसके अंदर लेड नहीं है, ये खास बात है। जो ऑर्गेनिक गोबर होता है उससे जो तैयार खाद होता है उसमें वो मरकरी डेवलप नहीं होता है। फिर ये नेडअप कंपोस्ट खाद है, और एक जो खाद तैयार करते हैं संजीवक खाद। फिर अलग अलग तरह के कीटनाशक, कंजादी कीटनाशक, हिंगादी कीटनाशक, निम्बादी कीटनाशक, खट्टी छाछ ताम्र पात्र में रखी हुई, इसी से ही बहुत से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और ये जो है बायोगैस स्लरी जो है, ये अलग अलग तरह के 4 तरह के खाद। हाँ, ये बीजामृत जो है, जो भी हम सीड्स डालते हैं खेती में, उनको पहले बीज संस्कार इसको बोलते हैं। खैर,
तो ये अलग अलग तरह के बीज, हमने बीजों का भी टोटा पड़ गया। हम कहते हैं देसी खाना। देसी खाने के लिए सबसे पहले तो देसी बीज होने चाहिए, देसी बीज, फिर देसी खाद, देसी कीटनाशक, और तब जाकर के देसी खाना होता है। फिर देसी घी, देसी दूध, ये सारी चीजें छूट गई, देसी दवा। तो ये जो स्वदेशी का अभियान बहुत व्यापक है, ये जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। खैर, तो हम इन सब के बारे में बताएं उससे पहले एक तथ्य की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा दुष्प्रचार करने में लगे हैं कि हिंदुस्तान में से तो गाय खत्म हो गई। बाबा जी इतना गाय का घी कहां से ला रहे हैं, कितना इतना दूध कहां होता है, इतना बटर कहां होता है। तो हमने, सरकार जो है जैसे मनुष्य की जनगणना के आंकड़े तैयार करती है, ऐसे ही लाइफ स्टॉक सेंसेक्स है 2012 का, उसके आंकड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान में कुल देसी नस्ल की गाय हैं 8,92,23,773। और मैं चाहता हूं कि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। 8,92,23,773 देसी नस्ल की गायें हैं। शंकर नस्ल की गायें 3,37,60,460 हैं। कुल गाय हिंदुस्तान में 12,98,42,233 हैं। और इन गायों से, शंकर नस्ल की गायों से 3,63,00,000 लीटर दूध तैयार होता है। देसी नस्ल की गायों से 1,27,00,000 लीटर तैयार होता है दूध, क्योंकि देसी नस्ल की गायों का दूध कम हो गया, जैसे मैंने पहले बताया, नस्ल खराब होने के कारण से। पतंजलि जैसी गाय हो तो वो मिनिमम हमारी गाय 10 किलो, नहीं तो 15 से 20-25 किलो तक दूध देती है, जैसे हमने आपको दिखाया, गाय भी दिखाई आपको। तो खैर, कुल दूध तैयार होता है इन गायों से 4,90,00,000 लीटर। इससे कुल जो घी तैयार होता है वो करीब 2,000 टन प्रतिदिन। अभी तो हम 10% में पहुंचे, अभी तो 200 टन ही आपको उपलब्ध करा रहे हैं। 2,000 टन तक हमारा लक्ष्य रहेगा, और इससे ज्यादा गायों की नस्ल सुधार करके और भी ज्यादा घी आपको उपलब्ध कराएं। विदेशों से हम तेल मंगाते हैं और घटिया प्रकार के मिलावटी घी खाते हैं। तेल को हाइड्रोजन डाल करके और जो है उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, तो माने तेल का दाना बना करके हम सोचते हैं कि हमने घी खा लिया। खैर, घी के अंदर किस तरह से लोग पशुओं की चर्बी मिला देते हैं और 40 रुपए लीटर का पाम ऑयल मिला देते हैं, वो सब तो एक अलग प्रकार की बात है। ये तो मैंने थोड़े से आंकड़े आपको गायों के संदर्भ में दिए थे। अब मैं आपको ये कुदरती खेती का जो पूरा काम चल रहा है, जैसे कि हमने आपको गन्ने के बारे में बताया, तो गन्ना 400 क्विंटल से लेकर के 450 क्विंटल हमने पैदा किया गाय की गोबर और गोमूत्र से। यही जो है हमारा सैलरी का खास सबसे अच्छा है। फिर ये संजीवक और वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया सैलरी है। खैर, बाकी ये सारी चीजें अब आपको मैं बीजों के बारे में बताते हैं। देखो, पीछे आप लौकी देख रहे हो, ये लौकी इतनी बड़ी होने के बाद भी कच्ची रहती है, सबसे बड़ी खास बात ये है। फिर ये ऊपर पेठा है, एक तो ये जो सफेद पेठा होता है जिससे मिठाई बनते हैं, आगरे के पेठे बोलते हैं। तो जो पेठे की जो मिठाई बनती है सबसे शुद्ध होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, खाली चाशनी होती है, उसमें पेठे को डुबो देते हैं और इसका रस पीने से अर्थराइटिस, किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल तक की बीमारियां ठीक होती हैं। तो देसी पेठे की, पेठे में भी जो है वो शंकर बीज आ गए हैं। गायों के भी जैसे शंकर गाय होती है, ऐसे जो है पेठे में भी शंकर पेठा आ गया। तो पेठे की नस्ल 240 कुंटल प्रति एकड़ यील्ड इसकी आती है। 240 क्विंटल प्रति एकड़ की यील्ड हमने यहां से ली। हाँ, पिछले लगभग 10 सालों से हमारे डॉक्टर राजेश जैन जी हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, सारी फसल का साइंटिफिक डेटा कलेक्शन रखते हैं, उसकी वीडियोग्राफी कराते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं, और पूरे एक एकड़ जमीन की क्या क्या उपज होती है पूरा का पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। ये जो है लौकी है, तोरई है, हाँ, हमारे जो है साइंटिस्ट महोदय ने पूरी जो है बीज जचा के रखे हुए थे। कोई बात नहीं, ये 3-3 फीट की ये कमर तक आ गई, देखिए। और का बीज महाराज जी तैयार किए हैं। अभी अपने पास लगभग जो है 150 कुंटल बीज तैयार कर लिया इसका। 150 क्विंटल, क्या बात है। तो मुझे लगता है ये तो अभी लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा, किसानों को। तो 150 क्विंटल बीज तैयार कर लिया है ये लौकी का, और ये देसी बीज है।
देसी बीज खाली इसी का नहीं, फिर गेहूं के देसी बीज के कलेक्शन है। फिर ये ऊपर आप देख रहे हैं ना बासमती चावल के। अब देखिए जो है ये हमारा बासमती चावल है, इतना जबरदस्त है जो है ये बासमती चावल है। इसकी स्मेल और इसका स्वाद अद्भुत है, और इसका टेस्ट जो है ना, स्वाद भी और सेहत भी, माने इतना जबरदस्त है इसका अरोमा। और सबसे बढ़िया बात है, जब खाते हैं तो आपको लगता है आप देसी चीज खा रहे हैं, और उससे आपको ताकत भी मिलेगी। रोग होने का तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, भी तो मिट जाएगा। 18 कुंटल महाराज जी इसका बासमती का ले चुके हैं, 18 कुंटल प्रति एकड़। और जो यूरिया डीएपी आदि डालते हैं उनका महाराज जी 15-14 चल रहा है, 14 भी नहीं आ रहा है आजकल तो। इतनी 18 एकड़, माने 1 एकड़ में 18 क्विंटल। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाय के गोबर, हमने कहा कि एक पशु से आप 1-2 पशु आपके पास हैं तो आप 8-10 एकड़ जमीन में खेती कर सकते हैं। 1-2 पशु तो किसान के पास होते हैं, और 8-10 एकड़ से ज्यादा जमीन औसत किसी के पास होती भी नहीं। आप तो 2-2, 3-3 एकड़ के 5 एकड़ के भी किसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये कौन सा है? ये महाराज जी देसी चावल है। इसको जो है शुगर फ्री और डायबिटीज के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, उत्तम। स्वाद में कैसा है? बहुत बढ़िया है महाराज जी। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है महाराज जी, जो संगठन होते हैं उसमें स्टार्च इतने अच्छी प्रकार का है इसमें कार्बोहाइड्रेट कि वो शुगर जो है कंट्रोल कर देता है, मधुमेह का जो है। तो चावल खाने से लोगों का शुगर बढ़ जाता है, तो ये ऐसा चावल है जो शुगर को कंट्रोल करता है। ये इसकी फसल भी हमने पहले टीवी पर दिखाई थी। और जो है ये खास एक बात बताना चाहता हूं, बाकी और तो अलग अलग तरह के बीज रखे ही हैं, बासमती के अलग अलग बीज हैं। करेला का महाराज जी करना चाहेंगे। करेला का बीज जो है ना काफी अभी हमारे पास लगभग जो है 3 कुंटल, और ये 8 साल में तैयार हुआ महाराज जी। ऐसा बीज तो कहीं उपलब्ध ही नहीं हो सकता अपने। इसकी जो यील्ड है, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हो? महाराज जी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि हम जैसे अभी ये नीम के पत्ते आप देख रहे हैं महाराज जी, नीम के पत्ते हैं, राख है, और हींग मिला देता हूँ, थोड़ी हींग रख देता हूँ, तो इसमें कीड़े नहीं लगते? कीड़े नहीं लगते महाराज श्री इसको। और जो है मॉइस्चर से बचा करके रखते हो। तो ये मकई से लेकर के देखिए, मक्का भी कैसे बहुत सुंदर सुंदर है मकई से। और मक्का इतना स्वादिष्ट है, और हर मौसम में यहाँ पर मक्का बोले थे हमारे राजेश जैन जी। तो मक्का है, भिंडी है, लोबिया है। जो है 35 से 36 कुंटल पर एकड़ हम निकालते हैं, जबकि लोग बोलते हैं कि बिहार में एक खरगो जगह है खगड़िया, तो खगड़िया की मक्का जो बताते हैं कि अब 30 कुंटल मुश्किल से निकलती है 1 एकड़ में, और हमारी 36-37 कुंटल पर एकड़ आ रही है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो हमारी जो फिलॉसफी थी, हमारी जो आइडियोलॉजी थी, हमने एक प्रिंसिपल बनाया, कम लागत ज्यादा उपज। तो मकई से लेकर के सब प्रकार के खीरा हैं, कद्दू हैं, सब प्रकार के सामक का चावल है, फिर जो है यहाँ पर सब साग सब्जियां, टमाटर, भिंडी और मटर। मटर जो आपको हमने दिखाए थे, तो ये मटर का बीज भी तैयार कर रखा है। ये देसी मटर है, और देसी बीज एक बहुत बड़ा ये अभियान है, बहुत बड़ा आंदोलन है। तो ये मटर बहुत सुंदर है। फिर ये क्या है? लोबिया है हमारा। ये लोबिया का बीज। तो ये लोबिया कई कलर का होता है, तो कलर हाँ कई तरह का है। ये सबसे अच्छा माना जाता है हमारा जी, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, इसलिए सबसे अच्छा। अच्छा, ये सबसे अच्छा लोबिया है। फिर ये जो है, ये गेहूं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। कितनी प्रजातियां हैं अपने पास? यहाँ पर लगभग 30 पे, तो पूरा साइंटिफिक रिसर्च हम करते हैं। वैसे 42 प्रजातियां मेरे 42 प्रजातियां हमारे पास में हैं। और इसका टोटल रिसर्च किया हमारा जी। पतंजलि चमत्कार करके हमारी ये प्रजाति है जो कि 24 कुंटल पर एकड़ यील्ड दे रही है, बहुत आश्चर्यजनक। 24 क्विंटल जी महाराज। सामान्य रूप से गेहूं कितना हो जाता है? 17-18 कुंटल आ रही मैक्सिमम महाराज जी, वो भी पंजाब की सबसे अच्छी, पंजाब की लोग मानते हैं। पंजाब में भटिंडा है, वहाँ पर जो है और वो यूरिया डीएपी आदि डालते हैं। टोटल यूरिया डीएपी महाराज जी न जाने कितना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उसमें यूज करते हैं इसके उपरांत। और एक खास बात आपको देखिए, ये जो अलग अलग गेहूं की प्रजाति तो है, ये मैं आलू के बारे में बताता हूँ। आलू कितना 1 एकड़ में पैदा कर लेते हैं हम लोग? 40 कुंटल हमने निकाला, जबकि 80-90 लोगों के हो पाते हैं। आगरा में सबसे अच्छा आलू आगरा का माना जाता है, उनका 90-100 मैक्सिमम 100 कुंटल 1 एकड़ में निकलता है। और हमारा जो तो आगरा में सबसे ज्यादा पैदावार करते हैं, तो कहते हैं वहां भी यूरिया डीएपी आदि डाल के 100 क्विंटल से ज्यादा पैदावार नहीं कर पाते हैं। और हमने कितनी की है? ये 140 कुंटल महाराज सर, ये सामने ही प्लॉट में लगाया था। ये पीछे जो खेत है अभी इसमें से निकाला है ये, और ये 140 कुंटल महाराज जी, और ये कुंटल का है, ऑर्गेनिक आलू है। अब ऐसा आलू, ये तो औषधि है। कंदमूल खा करके ऋषि मुनि जीते थे ना, तो ऐसे कंदमूल खाते थे, जहर लगे कंदमूल नहीं होते थे। फिर देखो अगला कंदमूल आपको दिखाते हैं, ये है मूंगफली। ये जबरदस्त है, इसका इतना मोटा मोटा दाना आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है। और ये जो है गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, वहां पर तो इतना मोटा मोटा बीज मिल जाएगा आपको। लेकिन
इधर जो है इतने बड़े बड़े दाने, ये भी कितना हो रहा है 1 क्विंटल महाराज जी, 1 एकड़ में? कुंटल आया इस बार 23 कुंटल। स्टार्टिंग 9 कुंटल से की थी महाराज जी, 23 कुंटल पर एकड़ आ गई yield। तो ये 1 एकड़ में 23 कुंटल पर एकड़ महाराज जी। 23 क्विंटल। और दाने आप देखिए, और इसका रिसर्च महाराज जी अब फरवरी में लगाते हैं तब ये बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लोग जो है अमूमन बरसात में लगाते हैं महाराज जी, उसमें बहुत ज़्यादा बीट्स आ जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, मूंगफली का कंद गल भी जाता है। अगर फरवरी में लगाया जाए तो इसकी ईल्ड जो है ये अभी जो हमने निकाली फरवरी मार्च में लगी हुई है। फरवरी मार्च में? फरवरी बस अभी आलू निकाल के यही लगाएंगे महाराज जी हम, तो फरवरी में लगाएंगे। और ये जो है और लोग कब लगाते हैं? लोग लगाते हैं मानसून टाइम महाराज जी, मानसून में, क्योंकि वो मानसून की फसल मानते हैं। और हम लोगों ने ये रिसर्च किया है पिछले कई 4-5 सालों से लगातार दोनों सीजन में लगा रहे थे, मानसून में भी और इसमें। तो रिजल्ट सबसे अच्छा ये आया कि अगर आप फरवरी में लगाएं किसान बंधु तो एक तो बीट्स बहुत कम आते हैं, इसमें दाना मजबूत पड़ता है। दाने देखो ना, अब हर एक के अंदर कितने मोटे मोटे दाने हैं। और 23 कुंटल 1 एकड़ बहुत अच्छी उपलब्धि है महाराज जी। तो राजस्थान में भी और गुजरात में भी इतनी अच्छी उपलब्धि नहीं है उनके यहाँ भी। मुश्किल से आजकल जो आ रही है तो 18 कुंटल, 19 कुंटल, 20 कुंटल से ज़्यादा नहीं आ पाता उनका अलग अलग। 20 कुंटल पर एकड़, हमारा 23 कुंटल तक निकल चुका है 1 एकड़ में। 23 क्विंटल मूंगफली, 24 क्विंटल गेहूं, 18 कुंटल चावल, लगभग 150 क्विंटल, 140 क्विंटल आलू, 400 से 450 क्विंटल गन्ना, 18 क्विंटल चावल। और मिर्च कितनी पैदा की थी? मिर्च तो महाराज जी काफी, मेरा जो है 42 कुंटल हो गई थी, 42 कुंटल 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 42 क्विंटल, बहुत रिकॉर्ड। यहाँ पे वो साइंटिस्ट जो यहाँ पर कृषि विभाग है उसके मुख्य कृषि अधिकारी हैं, वो भी यहाँ डाटा उन्होंने मांगा, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि तो सरप्राइज बीज मांग रहे थे। मैंने कहा बीज हम अभी नहीं देंगे, हम किसानों के लिए रखे हैं, उनको ही देंगे हमें भी। तो वो बीज भी हमारे एक साधक कार्यकर्ता है तेलंगाना से मिर्च लेकर के आए थे। क्या नाम रखा था उन्होंने? उसको दुर्गा नाम दे दिया था, बहुत तीखी थी महाराज जी, बहुत तीखी थी तो बोले दुर्गा नाम दे दिया ऐसे उन्होंने। तो ऐसे हमारे बहुत से कार्यकर्ता बीज ला करके हमें देते रहते हैं, देसी बीजों के कलेक्शन का, टमाटर का बीज, गाजर का बीज, मटर का बीज, सब तरह के बीज, बाजरे के अलग अलग जो देसी बीज हैं। भिंडी का है महाराज जी, जैसे भिंडी का अब इतनी लंबी लंबी भिंडी आप देखिए, उसका स्वाद टेस्ट भिंडी महाराज जी, ये हमारी पतंजलि भिंडी है। ये जो है मोस्टली त्रिपुरा और सिक्किम में सबसे अच्छी भिंडी मानते हैं, त्रिपुरा और सिक्किम में महाराज जी उगाते हैं। बोलो बीज बेसिकली मैंने वहीं से कलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, त्रिपुरा और सिक्किम से महाराज जी, और लगभग 8 साल इस पे काम करके अब तो वो लोग आते कहते हैं तो बीज बहुत अच्छा हो गया, अब हमें थोड़ा रिटर्न दे दो, दे भी देते महाराज जी उनको। तो ये अलग अलग प्रकार से, अब यदि इसके बारे में पूरी बात करें तो बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि हमें पतंजलि के सभी प्रकल्पों के बारे में इन 5 दिनों में आपको बताना है। हमने 1 से 5 जनवरी का ये समय रखा कि पिछले 21 वर्षों में करोड़ों लोगों के सहयोग से, समर्थन से, भगवान के अनुग्रह से पतंजलि में जो विभिन्न प्रकार का पुरुषार्थ चल रहा है, साधना, सेवा और अनेक दिशाओं में ये जो संघर्ष की यात्रा चल रही है, तमाम अवरोधों के बाद, प्रतिकूलताओं के बाद, वो इसके इतने पहलू हैं। हम एक एक पहलू के बारे में बात करें तो कई कई दिन लग जाए। जैसे 7 दिन में भागवत कथा, 9 दिन में राम कथा आदि करते हैं, तो हम पूरी आपको कथा सुनाएं, पूरा ये जो प्रोसेस है एक एक चीज को उसको बताएं। अभी जैसे दुग्धामृत हमने पशु आहार इसलिए बनाया, गवर्नमेंट की तरफ से 2% यूरिया डालने की छूट थी। लोग प्रोटीन के लिए यूरिया डाल देते थे, 4% माने 1 किलो में 4 किलो यूरिया डाल देते। तो लोग कहते हैं ना, लोग दूध में यूरिया मिला देते हैं, यूरिया से ही दूध बनने लग गया, अब कहां तक आप बचाएंगे? तो इसलिए हमने ये कमाई करने के लिए नहीं, ये कमाई करने के लिए हमने काम नहीं शुरू किया, बल्कि जो है अब यूरिया खा करके पशुओं के शरीर में एसिड हो जाता है, उससे फिर वो गाभिन नहीं होते, नए दूध नहीं होते, गाभिन होते हैं तो ठहरते नहीं, जो है बार बार गर्भ उनका स्खलित हो जाता है। तो दुग्धामृत से लेकर के, गर्भांजलि से लेकर के, बत्तीसा प्रो समृद्धि से लेकर के सारी पशुओं की औषधियां भी अब हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आखिर वो मूक प्राणी कुछ बोल नहीं पाते। तो और ये खेती के अलग अलग प्रकल्प है, एक एक प्रकल्प के बारे में आपको बताएं तो बहुत वक्त लग जाएगा। जो भी कृषि के बारे में रुचि रखते हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं और जो चाहते हैं कि देश के लोगों को शुद्ध आहार मिले, क्योंकि शुद्ध आहार और शुद्ध विचार ही स्वस्थ, समृद्ध और पवित्र जीवन का आधार है। और शुद्ध आहार तो हमारा फंडामेंटल, मौलिक, संवैधानिक अधिकार है, उससे इस देश के नागरिक वंचित हो रहे हैं।
आखिर हमें आने वाले अपनी नस्लों को बचाना है। जिस तरह से मैं जन्मजात कैंसर की बीमारी देख रहा हूं, माने अभी शिशु पैदा हुआ है और उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, माने जेनेटिक बीमारियां जिस तरह से हो रही है और जन्मजात बीमारियां जिस तरह से हो रही है, लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, उन सबके लिए जरूरी है कि हमें वापस ऑर्गेनिक फूड को अपनाना पड़ेगा। वापस हमें नेचुरल एग्रीकल्चर, हमें जो है पॉइजन फ्री, विषमुक्त, सेंद्रीय, नैसर्गिक प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। और उसका उपाय है गोधन की रक्षा करें, पशुधन की रक्षा करें, और गाय बचेगी, देश बचेगा, धर्म बचेगा, हम बचेंगे। तो बहुत सारे प्रकल्प पतंजलि के विभिन्न सेवा अनुष्ठानों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। उसमें से हमने आज एक बड़े प्रकल्प से आपका परिचय कराया जो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के द्वारा चल रहा है। स्वस्थ हिंदुस्तान हो, इसके लिए ये सारी सेवा योजना चल रही है। इनके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि करंजादी कीटनाशक कैसे तैयार करते हैं, हिंगादी कीटनाशक, निम्बादी कीटनाशक, और ये सारे किस तरह से इसका प्रोसीजर है। किसानों के लिए हम यहाँ ट्रेनिंग रखते हैं। आगे हमारा विचार है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चलती रहे, अभी तो बीच बीच में चलती थी, जिससे कि हम इस धरती माता को, इस भारत माता को बचाएं, माँ की कोख में हम जहर न डालें और विश्व मुक्त कृषि को अपनाएं। लोगों में भ्रांति है कि हम यदि ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर देंगे, कुदरती खेती करना शुरू कर देंगे, तो हमारी उपज कम हो जाएगी, हम समृद्ध नहीं हो पाएंगे, हमें घाटा हो जाएगा। आपके खेत बर्बाद हो रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है, आप बर्बाद तबाह हो रहे हैं यूरिया डीएपी खरीद के, कीटनाशक खरीद करके। और फिर जब यूरिया और डीएपी से जो आप फसल पैदा करते हैं, उससे खा करके लोगों को कैंसर जैसी और भी जेनेटिक भयंकर बीमारियां हो रही हैं, उसका भी पाप तो आपको आखिर लगेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हम कुदरती खेती को अपनाएंगे, अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, इस भारत को स्वस्थ बनाएंगे, और ये जो जहरीली खेती है इससे अपने आप को और इस देश को बचाएंगे। एक बात